उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों और बहनों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज कृषि दर्शन की टीम पहुंची है नियाम परिसर में और आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया के बारे में। लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की, मंडी भाव और क्या कहता है हमारे आज के मौसम का हाल। किसान भाइयों नमस्कार, खेत खलिहानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। मंडियों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ का फंड, देश में एमएसपी पर रिकॉर्ड गेहूं की खरीद, पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को राशि वितरित और आदिवासी किसानों को तिल की खेती के लिए एआरएस द्वारा प्रोत्साहन। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कृषि अवसंरचना क्षेत्र के लिए जारी 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का उपयोग मंडियों के विकास के लिए किया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि एपीएमसी भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उपयोग कर सकेगी। इसी के साथ राज्य सरकार के स्वयं सहायता समूह और कोऑपरेटिव भी इस फंड का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसान समृद्ध हो, खेती आगे बढ़े, मुनाफे की खेती हो, किसान महंगी खेती की ओर आकर्षित हो और सरकार की तरफ से अधिक सुविधाएं किसानों को दी जाए, ये हमारी कोशिश है। केंद्र सरकार का कृषि सुधार कानून इसी दिशा में एक कदम है। मंडियां खत्म नहीं होगी बल्कि मंडियों को मजबूती देने के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। देश में इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है। अधिकतर राज्यों में गेहूं की खरीद का कार्य पूरा हो चुका है। गौरतलब है कि गेहूं की खरीद का कार्य वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए अधिकतर राज्यों में पूरा हो चुका है। सरकारी आंकड़े के अनुसार अब तक करीब 433 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं की खरीद की गई है। ये अब तक की खरीद का सबसे उच्चतम स्तर है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस साल लगभग 12% से अधिक गेहूं की खरीद की गई है। मौजूदा रबी विपणन सत्र में लगभग 50 लाख किसान एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं। किसानों को इसके लिए करीब 85,581 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक किसानों को 11,418 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम की राशि का भुगतान कर दिया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि उन्होंने बीमा योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। राज्य स्तर से 38 प्रचार वाहनों को रवाना किया गया है, जो सभी जिलों में फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा जिला मुख्यालयों से भी 300 से अधिक प्रचार वाहनों को रवाना किया गया है। उन्होंने किसानों से योजना का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई तक फसल बीमा कराने की बात भी कही है। गौरतलब है कि राज्य सरकार अब तक 69 लाख फसल पॉलिसी के विरुद्ध किसानों को 11,418 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम वितरित कर चुकी है। खरीफ 2020 तक के लगभग सभी बीमा क्लेमों का भुगतान किसानों को हो चुका है। वहीं रबी 2020-21 का राज्यांश प्रीमियम मंजूर किया जा चुका है। कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए तिल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। एआरएस द्वारा किसानों को तिल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उन्नत किस्मों के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही तिल की खेती के काम आने वाले कृषि आदान और कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एआरएस के द्वारा ये प्रदर्शन अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना तिल और रामतिल जबलपुर के तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्र के डॉक्टर राकेश चौधरी ने बताया कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए तिल की खेती को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। तिल में अधिक उपज देने, अधिक तेल की मात्रा, रोग-रोधी किस्मों के विषय पर भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है। एआरएस के द्वारा जनजातीय क्षेत्र में तिल की फसल में नवाचारों को समाहित करने के उद्देश्य से भी कार्यक्रम चलाया गया है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन।
नमस्कार। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2022 तक हमारा लक्ष्य है किसानों की आय को दुगना किया जाए। इसके साथ ही साथ देश के हर किसान को समृद्ध बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। और आज आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ शामिल हुए हैं हमारे आज के खास विशेषज्ञ पी.के. स्वाइन जी, नियाम महानिदेशक। सर, आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार ने इसके लिए एक बहुत ही अच्छी पहल की है कि रोज़गार जो है वो युवाओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत स्टार्टअप में नियाम की क्या भूमिका है, उसके बारे में आप हमारे किसानों को बताइए। नियाम जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, जो जयपुर में उसके कैंपस है, फुल फ्लेजेड कैंपस है, वो एग्री बिजनेस एजुकेशन ट्रेनिंग में एक नेशनल लेवल लीडिंग इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ पे हम एजुकेशन लाइक पीजी डिप्लोमा भी करते हैं। उसके साथ साथ हम जो एग्री बिजनेस स्टार्टअप्स है उनको भी हम कल्टीवेट करते हैं, उनको भी प्रमोट करते हैं। जो मिनिस्ट्री के जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है भारत सरकार के, ये अभी युवाओं के रोज़गार देने के लिए और एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो इनकम वृद्धि करने के लिए ये स्टार्टअप इंडिया के साथ साथ एग्रीकल्चर स्टार्टअप जो है, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में जो स्टार्टअप्स है उनको अभी बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें जो अच्छे आइडियाज़ है उनको लेके फिर उनको प्रमोट करते हैं, 2 महीने का पूरा ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि है कि एक आइडिया स्टेज स्टार्टअप है और एक स्टार्टअप का जो सीड स्टेज है, सीड स्टेज में जो मैच्योरिटी स्टेज में आया है। तो आइडिया स्टेज में जो इनिशियली जो आइडिया आते हैं उसको लेके जब आइडिया हम सिलेक्ट करते हैं नियाम में, तब इनको हम 2 महीने का पूरा रिगोरस इन कैंपस ट्रेनिंग देते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके साथ साथ इनको भी हम 5 लाख तक जो है जो असिस्टेंस है, फाइनेंशियल ग्रांट है, वो उपलब्धि कराते हैं, ताकि जो आइडिया है उसको कैसे आगे लेके जाएं, उसको ग्राउंडिंग करें, उसको मार्केट में लेके आए या उसको एक्चुअली धरातल में लेके आए, उसके लिए वित्तीय सहायता भी दिया जाता है। सिमिलरली जो सीड स्टेज के स्टार्टअप्स है जिसमें ऑलरेडी आइडिया जो है उसको बेसिकली इनोवेट करके उसको फिर वो मार्केटेबल किए हैं, प्रोटोटाइप्स बनाए हैं, तो उसको कैसे आगे लेके जाना है उसके लिए जो सीड स्टेज को भी हम सिलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग 2 महीने का देते हैं और उनको 25 लाख तक वित्तीय सहायता, अगर वो अच्छा आइडियाज़ है तो 25 लाख तक हम वित्तीय सहायता देते हैं। तो इसमें जो है एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में आप जैसे कि जानते हैं स्टार्टअप्स जो है वर्ल्ड ओवर पहले इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी एरियाज़ में आए थे, लेकिन एग्रीकल्चर में थोड़ा लेट में आया है, बट जो आया है बहुत ज़बरदस्त आया है, बिकॉज एग्रीकल्चर के जो दायरा है बहुत बड़ा है। खाली इकोनॉमिक्स नहीं, इसमें साइंस टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए जो युवा पीढ़ी है वो सारे नए आइडिया लेके एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, जो इसमें वेस्टेज कम कर सकता है, जिसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे जो इकोनॉमी है वो बहुत मजबूत होंगे, फार्मर के इनकम बहुत बढ़ेगा। और नियाम का भी ये फोकस है कि जब आइडियाज़ हम सिलेक्ट करते हैं, ये देखते हैं कि ये नोवेल्टी है, इसमें इनोवेटिवनेस है और इसमें टेक्नोलॉजी कंपोनेंट भी है, और उसके साथ साथ जो फार्मर्स है, जो किसान भाई है, उनको बेनिफिट इसमें कितना पहुंच रहा है और इसमें सोशल इम्पैक्ट भी कितना आ रहा है। इसको लेते हुए हम स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको हैंड होल्डिंग करते हैं। और हमारे कई स्टार्टअप्स जो है, हमने 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को अभी तक हमने प्रमोट कर लिया आइडिया स्टेज और ये जो सीड स्टेज है, और ये 2 साल के अंदर, 2 साल में ही, ताकि ये बहुत आगे भी बढ़ चुका है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें आते हैं टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, जो एक्चुअली हमारे जो साइंटिफिक जो ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये नहीं है। और ये सब नया आइडिया लेके, न्यू कनेक्शंस लेके आते हैं, न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं, तो वो सब इनोवेटिव है। और इनको एक्चुअली हम प्रमोट करने से इनका फ्यूचर भी एकदम सॉलिड हो जाता है। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस भी करते हैं, अगर जब स्टार्टअप वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं तो वो सारे डिफरेंट मैन पावर भी एंगेज करते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, मार्केटिंग डेवलपमेंट के लिए। तो वो जब सारे मैन पावर भी एंगेज करते हैं, तो ये जो स्टार्टअप्स है ये जब सीकर नहीं है बल्कि जब गिवर है। जी बिल्कुल, हमने जब स्टार्टअप्स की बात की तो स्टार्टअप्स के अंतर्गत नियाम जो है वो काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है। इसके अंतर्गत एक स्टार्टअप एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोग्राम की भी बात की जाती है, तो सर इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये जो एग्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, इसमें हम आइडिया स्टेज के स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करते हैं,
या सीड स्टेज के स्टार्टअप को सिलेक्ट करते हैं, जब वो उनको भी एक ट्रेनिंग का ज़रूरत है। वो इंक्यूबेशन एक्चुअली हैंड होल्डिंग किया जाता है, जिसमें इनको प्रोडक्ट डिज़ाइन से लेके, फाइनेंस मैनेजमेंट से लेके, मार्केटिंग मैनेजमेंट से लेके, ये सब सारी चीज़ें एरियाज़ का उनका नॉलेज का ज़रूरत होता है। तो इसलिए हमने जो नियाम में ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम किए हैं 2 महीने के, आइडिया स्टेज के लिए भी 2 महीने का प्रोग्राम है, सीड स्टेज के लिए भी 2 महीने का प्रोग्राम है। जब उनका आइडियाज़ को लेके डिफरेंट एक्सपर्ट के साथ उनको पूरा जोड़ते हैं। और जो ट्रेनिंग के टाइम में एक हमारे रहते हैं मेंटर रहते हैं नियाम के साइड से, हम एक्सटर्नल मेंटर भी देते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या आइडिया लेके आए हैं, ताकि ये जो 2 महीने में इनका पूरा मैच्योरिटी आए, उसमें प्रोडक्ट टेस्टिंग भी करें और उसको सक्सेसफुल भी करें। ये सब पूरा हैंड होल्डिंग हम करते हैं। 2 महीना का जो ट्रेनिंग है, फ्री ट्रेनिंग है, इसमें पूरा हैंड होल्डिंग उनको करते हैं वेरियस एक्सपर्ट्स के जो रिलेटेड फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। अगर फिशरीज़ के हैं तो फिशरीज़ के एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं जो इनका हैंड होल्डिंग करते हैं। अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है तो मेजर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं। अगर मार्केटिंग का भी ज़रूरत है इनका हैंड होल्डिंग, उनको भी लेके हैं। अगर वो सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ज़रूरत है, सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी एक्सपर्ट्स को ला के उनको जोड़ते हैं। सर, एक मंडियों को मजबूत बनाने के लिए एग्रीकल्चर फंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, तो APMC से इसको कैसे जोड़ा जाता है और इसको हमारे किसान किस तरह से ले सकते हैं? आत्मनिर्भर भारत के जब ये पैकेज आया था, इसमें आप अगर देखेंगे, इसमें एक था ₹1 लाख करोड़ के एक एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का क्रिएशन की बात किया गया था। तो जिसमें ये जो है जो हमारे अभी देश में एग्रीकल्चर में पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जब किसान पैदा करते हैं तो इसमें वैल्यू एडिशंस का बहुत ज़रूरत है, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग का ज़रूरत है, स्टोरेज का ज़रूरत है, और ये सब जो चाहिए उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ज़रूरत है। लेकिन भारत में हमारे जो किसान हैं, लघु और सीमांत किसान हैं, उनके पास जो पूंजी का भी कमियां हैं, तो इसलिए उसको भरने के लिए जो गांव में खेती के पास इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए भारत सरकार ने ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लेके आए हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में अभी 2 करोड़ तक उनको APMC को दिया गया पर APMC, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर वो ले सकें। 2 करोड़ तक जो ये जो है इसमें इंटरेस्ट जो सबवेंशन है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, वो आराम से मिल जाएगा, ताकि आराम से ये लोग सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़रूरत है किसान के एंगल से वो उसको लेके आ सकें। तो ये चीज़ें अभी रिसेंटली बहुत बड़ा कदम उठाया है भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उठाए हैं, ताकि जो किसान और किसान के लिए जो सारे सुविधा उपलब्ध हो जाए, ताकि इनका जो आय जो है वो दुगने की तरफ हम अग्रसर अच्छे से हो सकते हैं। इवन उसके साथ साथ भी जो APMC है, जैसे कि जानते हैं, एक और ऑब्जेक्टिव हमारा डबलिंग ऑफ एक्सपोर्ट, इनकम के साथ साथ भी ये एक्सपोर्ट का भी डबलिंग है। तो इसलिए जो APMC काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब आ जाएंगे, ट्रेसेबिलिटी भी आएगा, प्रोसेसिंग भी आएगा, पैकेजिंग भी आएगा, वेयर हाउस भी आएगा, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट एनाबल्ड भी ये लोग हो जाएंगे। तो इसीलिए भारत स्वावलंबन होगा। इवन जो लोकल प्रोड्यूस है वो एक्सपोर्टेबिलिटी प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी मतलब आगे बढ़ सकते हैं। तो वो जो नारा है वोकल फॉर लोकल, वो भी आगे आ सकता है इसी के थ्रू वेरी क्लियरली। तो ये स्कीम है जैसे कि तो देश को बहुत आगे ले जाने के लिए है। सर ने बात करी APMC की, और APMC के अंतर्गत उन्होंने बात करी FPO की, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे किसानों को सीधे तौर पर फ़ायदा मिलेगा और सरकार इसके लिए वित्तीय सहायता भी दे रही है। तो सर से जानते हैं हम कि कैसे हमारे जो किसान हैं वो सीधे तौर पर इससे जुड़ सकते हैं और कैसे वित्तीय सहायता को प्राप्त कर सकते हैं। जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसान उत्पादक संगठन जो है छोटे छोटे किसान को जोड़ते हुए एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है। ये भारत के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो लघु और सीमांत किसान हैं उनके ताकत बहुत कम होते हैं, बिकॉज प्रोड्यूस कम होने के कारण उनका मार्केट के साथ बार्गेन करने का पावर कम है। तो इसलिए जो भारत सरकार ने, जो मोदी जी के सरकार ने यहाँ पे बहुत बड़ा कदम उठाया है कि इन छोटे और सीमांत किसान को जोड़ते हुए उनको एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देंगे, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द किसान बाय द किसान ऑफ द किसान रहेगा। तो ये किसान ही इसको मैनेज करेंगे, और समूहित तो होकर जब मैनेज करेंगे तो इसमें ताकत आएगा, मार्केट के साथ इफेक्टिवली डील करेंगे तो प्राइसेस ज़्यादा होगा। तो उनको इफेक्टिव बनाने के लिए उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट बिल्डअप का ज़रूरत है। तो जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसके बारे में अभी बात हो रहा था, तो उसमें भी FPO को अलाउ किया गया है, परमिट किया गया है, इनेबल किया गया है 2 करोड़ तक जो सहायता,
ताकि उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी 2 करोड़ तक ले सकें और अपना जो है किसान जो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, असेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सारे वो बना सके ताकि एफपीओ का जो कलेक्शन सेंटर है वहीं से ही वो सीधा ट्रेड कर सकें और बेहतरीन मूल्य प्राप्त कर सकें। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में और भी एक फ़ायदा दिया गया है एफपीओ को कि जो एफपीओ स्कीम हमारा है 10,000 जो किसान उत्पादक संगठन का अभी नया स्कीम लॉन्च हुआ है, हालांकि इसमें एक क्रेडिट गारंटी फंड का सुविधा है जिसमें 2 करोड़ तक क्रेडिट गारंटी सुविधा भी मिल सकता है, जबकि एफपीओ 2 करोड़ का लोन लेंगे वहाँ से एआईएफ से जो इंटरेस्ट सब्सिडाइज इंटरेस्ट में, और यहाँ से भी 2 करोड़ तक जो क्रेडिट गारंटी ले सकते हैं ताकि कोलैटरल फ्री रहेगा, उनको कोई कोलैटरल बैंक को देना नहीं पड़ेगा लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को, ताकि आराम से हासिल फ्री वे में वो लोन ले सकें और आराम से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़रूरत है उसको लेके वैल्यू एडिशंस करके प्रोड्यूस को फार्म गेट के नज़दीक उसको बेच सकें बहुत बेहतरीन मूल्य में, ताकि उनका आय जो है काफ़ी बढ़ सके। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसकी आधी आबादी जो है वो गाँवों में बसती है। गाँवों के अंदर ऐसी किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, उनके उत्पादन को बढ़ाया जा सके, इसके बारे में आप बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े सारे कदम उठाए हैं, एक नहीं बल्कि बहुत सारे कदम उठाए हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए, ताकि उनको स्वावलंबी बनाएं, उनका प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ाएं, प्रोडक्शंस बढ़ाएं। आप अगर देखेंगे प्रोडक्शन स्टेज से लेके मार्केटिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मार्केटिंग तक बहुत सारे स्कीम्स माननीय प्रधानमंत्री जी के दिग्दर्शन में वो सब सारे आए हैं। अगर देखेंगे जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड एक है, वो उसमें जो है किसान भाइयों को जो अपना खेती में किस टाइप के जो फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है, कितने परिमाण में अप्लाई करना है, वो साइंटिफिक मेथड में पूरा उठ के आ रहा है। तो इसमें ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना है ना कम फर्टिलाइज़र देना है, जितना ही चाहिए उतना देना है। तो उसी से एक प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ रहा है। देन और एक है जैसे इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन का भी काफ़ी फैसिलिटी इसमें दिया गया है, माइक्रो इरिगेशन को काफ़ी आगे बढ़ावा दिया गया है। देन मेकानाइजेशन जैसे है, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर्स को काफ़ी ज़बरदस्त हिसाब से उसको आगे लिया गया है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स में जो किसान ग्रुप्स है वो सारे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सारे जैसे ट्रैक्टर है, टिलर है, हार्वेस्टर्स है, वो सब कॉमन ओनरशिप में रखते हैं ताकि कॉस्ट ऑफ यूज़ ऑफ ये जो सारे टेक्नोलॉजी है वो सबके लिए कम, जो किसान भाइयों के लिए कम हो जाएगा। तो कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे होगा, इम्प्रूव्ड सीड का भी फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का बात की है, उसके अलावा भी और भी स्कीम्स है जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कीम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, जैसे सब्सिडी स्कीम है जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी भी दिया जा रहा है, जैसे क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, पैक हाउसेस, कोल्ड स्टोरेजेस के लिए भी दिया जा रहा है। तो फिर आरकेवीआई स्कीम से भी काफ़ी उनको इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मदद मिलता है। तो अगर देखा जाए इनाम भी जैसे है, अगर देखा जाए प्री प्रोडक्शन से लेके, प्रोडक्शन से लेके, हार्वेस्टिंग से लेके, पोस्ट हार्वेस्टिंग तक या प्रोसेसिंग तक, मार्केटिंग तक, पूरा जो एंटायर प्रोसेस है ये सारे में पूरा बहुत बड़े बड़े स्कीम्स से लेके आए। तो ये जो नारा है जो वोकल फॉर लोकल या सबके साथ सबके विकास, ये खाली नारा नहीं है बल्कि उसके पीछे ये सब सारे स्कीम्स है जिसके लिए ये जो किसान को आत्मनिर्भर बना सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, उनको मार्केट के साथ डील करने के लिए ये जो एफपीओ स्कीम लेके आए, किसान उत्पादक संगठन लेके आए, ये भी उनको काफ़ी मजबूत आगे लेके जाएगा। तो ये उनको एक्सपोर्ट की तरफ भी लेके जाएगा, प्रोसेसिंग की तरफ, जो इंडिया में प्रोसेसिंग हमारा अभी कम है परसेंटेज, वो भी बढ़ेगा वर्ल्ड मैप में और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो किसान भाइयों को इसमें काफ़ी मुनाफा होगा, प्राइस बेनिफिट्स आएंगे। तो इसीलिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सारे इफ़र्ट है इसमें किसान भाइयों का आगे लेने में, ये अभी साकार हो रहा है और सारे स्कीम्स जो लेके आ रहे हैं सब इसी दिशा में ही है। तो किसान भाइयों और बहनों, आज हमने बात करी आत्मनिर्भर भारत की और साथ ही साथ स्टार्टअप इंडिया के बारे में भी हमने बात करी, और इसके लिए सरकार भी जो है वो कई तरीके के संजीदा प्रयास भी कर रही है ताकि किसानों की आय दुगनी हो, और सरकार का जो लक्ष्य है किसानों को समृद्ध बनाने का, उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। सर, आप हमारे किसानों को, हमारे जो भी किसान हैं, चाहे वो लघु किसान हैं, सीमांत किसान, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले जो इंडिपेंडेंस के टाइम से चल रहा था, प्रोडक्शन ओरिएंटेड सारे स्कीम्स थे।
अब जो सारे स्कीम्स आ रहे हैं ये इनकम ओरिएंटेशन दिया गया है, एक नया न्यू डायरेक्शन अभी दिया गया है, इसलिए कि जो हमारे किसान जो भाइयों का जो खेती है, जो फार्मिंग है, वो कैसे प्रॉफिटेबल होगा, जो यंग जनरेशन कैसे ये खेती की तरफ आए, तो उसके लिए पूरा प्रयास है। और जैसे कि जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें लगभग 55% से लोग जो है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं और लगभग 16% तक जो हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है। और ये एग्रीकल्चर का एक बड़ा इसमें भी एक कदम है कि अगर हमारा सही दिशा में चले तब ये पॉवर्टी रिडक्शंस, इक्वलाइजेशंस ऑफ द वेल्थ, इसमें बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं। और इसीलिए ये जो वर्तमान की सरकार है पूरा कोशिश एग्रीकल्चर के ऊपर किए हैं, जो फार्मर्स हमारे किसान भाइयों के लिए किए हैं। सो इसीलिए भविष्य जो है बहुत उज्जवल है और जो यंग जनरेशन्स है ये अभी इसी कृषि क्षेत्र में आगे आराम से बढ़ सकते हैं। और इसीलिए हम जो कहते हैं सबके साथ सबके विकास, ये एक्चुअली सही नारा है आज के ज़माने के लिए। तो सोइंग साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने ढेर सारी जानकारियाँ हमारे किसान भाई बहनों के साथ बांटी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।